नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। शानदार होंगे। टॉपिक हमारा ल्यूसेंट का है। ल्यूसेंट में अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का। लगातार टॉपिक चल रहे हैं बौद्धिज्म और जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब मौर्य साम्राज्य की, माफ कीजिए, हर्यक वंश की हम बात करेंगे, यानी कि मगध राज्य की बात करेंगे हम, है ना। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा राज्य आप कह सकते हैं, ठीक है, वो राज्य था मगध राज्य, जिसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी, जिसे गिरिब्रज भी कहते थे। वर्तमान में इसकी स्थिति बिहार में स्थित है। मगध राज्य पर सबसे पहले जिस वंश की स्थापना हुई उस वंश को हर्यक वंश इतिहास में कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? हर्यक वंश इतिहास में कहा गया है। इस हर्यक वंश में मुख्य 3 शासक आते हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 शासक कौन से थे अभी हम बात करेंगे, पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहला व्यक्ति, पहला राजा जिसने हर्यक वंश को स्थापित किया मगध पर, वो था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र आता है बिंदुसार नाम का व्यक्ति, है ना। उसके बाद आता है उसी का पुत्र उदयन नाम का व्यक्ति आता है। तो 3 एक के बाद एक ही घर के, एक ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी हर्यक वंश पे शासन करते हैं। और इस वंश को इतिहास में पितृहंता कहा गया है, क्योंकि एक दूसरे ने हत्या करके एक दूसरे व्यक्ति की शासन किया है राज्यों पर, यानी कि गद्दी पर स्थापित हुए हैं। इतिहास में आप ज्यादातर पढ़ोगे तो बेटे ने बाप को मारा है, या भतीजे ने चाचा को मारा है, या उसके सरदार ने मालिक की हत्या करी है। इतिहास में यही देखने को मिलेगा। अब मुगलों में देख लीजिए, है ना, शाहजहां के समय को, औरंगजेब के समय को, उससे पहले बाबर के समय को याद कर लीजिए। सभी ने एक दूसरे गद्दी को पाने के लिए अपने पिता की हत्या करी है या अपने चाचाओं की हत्या करी है। इस तरीके से लगभग आपको इतिहास में देखने को मिलेगा बहुत सारी जगह जो उदाहरण, ठीक है। तो मौर्य वंश की हम चर्चा करेंगे। ये थंबनेल थोड़ा सा गलत लग गया है, यहां पे मगध वंश को हम पढ़ेंगे, है ना। कौन से को पढ़ेंगे? मगध को। हेडिंग डाल लेना आप हर्यक वंश, ये हमसे मिस्टेक से लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर्यक वंश को बेटा पढ़ने चलेंगे। कैसे पढ़ने चलेंगे हर्यक वंश को, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हेडिंग डाल लेना आप, मगध राज्य को पढ़ेंगे बेटा। कौन से राज्य को? मगध राज्य, ठीक है। मगध राज्य था, और मगध राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी बेटा? राजगृह। राजधानी थी राजगृह। वर्तमान में कहां स्थित है? वर्तमान में स्थिति है बिहार राज्य में। वर्तमान स्थिति कहां है? बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले किसने शासन किया यहां पर? मगध राज्य पे एक वंश आता है, उसी वंश की हम बात करेंगे इस क्लास में, हर्यक वंश की बेटा। कौन सी वंश की बात करेंगे हम? हर्यक वंश की। अच्छे से समझिएगा। तो हर्यक वंश सबसे पहले शासन करता है मगध राज्य पर। कौन से राज्य पर बेटा? मगध राज्य पर। अब इस वंश में जो शासक होते हैं, जो शासक आते हैं, वो कौन कौन से शासक आते हैं बेटा? 3 आते हैं, एक के बाद एक पुत्र, है ना। सबसे पहले पिता आते हैं, फिर पुत्र आता है, फिर उसका पुत्र आता है। इस तरीके से 3 लोग शासन करते हैं। तो सबसे पहले कौन शासन करता है? बिंबिसार। बिंबिसार शासन करता है सबसे पहले, ये इसने स्थापना करी। बिंबिसार का पुत्र कौन था बेटा? अजातशत्रु। अजातशत्रु था पुत्र, ठीक है। अजातशत्रु अनेकार्थी शब्दों में हिंदी में कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? अजातशत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजातशत्रु के बाद तीसरे स्थान पर कौन आता है बेटा? उदयन, ये इसका पुत्र था। इन 3 राजाओं के बारे में, 3 शासकों के बारे में इस वंश में हम पढ़ते हैं डिटेल में। 3 राजाओं के बारे में। ये अजातशत्रु हो गया आपका बेटा, ठीक है, और ये हो गया आपका बिंबिसार। इन तीनों के बारे में पढ़ना होता है हमें। तीनों के बारे में भाई, हर्यक वंश की स्थापना किसने करी बेटा? बिंबिसार ने करी। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? अजातशत्रु बना। अजातशत्रु ने ही हत्या कर दी। अजातशत्रु ने ही किसकी हत्या कर दी? अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। ये पुत्र था, ये पिता थे, और इनका पुत्र कौन था? उदयन था। उदयन ने इनकी हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो एक दूसरे ने एक दूसरे को मार के गद्दी को प्राप्त किया है। भारत के इतिहास में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए, आप गुलाम वंश के से लेकर के खिलजी वंश पढ़ते हैं, हम तुगलक वंश पढ़ते हैं, सैयद वंश पढ़ते हैं, लोधी वंश, सभी को लालसा एक ही चीज की थी, वो था गद्दी को प्राप्त करना, सल्तनत को प्राप्त करना, शासक बनना, राजा बनना, है ना। सभी के दिमाग में राजा का व्यक्तित्व, भाई राजा के पास इतनी शक्ति होती है, पावर होता है, हर व्यक्ति का उद्देश्य था राजा बनना। तो इन्होंने भी अपने आप को राजा बनाया एक दूसरे की हत्या करके। इस वजह से बेटा क्या बोला गया? पितृहंता। इस वंश को क्या बोला गया बेटा? पितृहंता कहा गया। ये नोट कर लेना।
क्या बोला गया बेटा? पितृहंता वंश इसको कहा गया। कौन से वंश को? हर्यक वंश को। इसने सबसे पहले मगध से शासन शुरू किया और मगध 16 महाजनपदों में आता है। मगध का उल्लेख बेटा कहां आता है? 16 महाजनपदों में आता है। ठीक है, 16 महाजनपदों में आता है मगध का उल्लेख, ये नोट करिएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है बेटा? 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? मैं बता चुका हूं, अंगुत्तर निकाय से। एक ग्रंथ है बेटा जिसका नाम क्या बेटा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ये वो प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है जिसी से 6ठी शताब्दी के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी सदी के बारे में? 6th सेंचुरी के बारे में उल्लेख मिलता है। और एक भगवती सूत्र भी है। ठीक है, हर्यक वंश बनाया इन्होंने, आगे इन्होंने बढ़ाया, फिर उसके बाद इन्होंने बढ़ाया। अब प्रश्न आता है पटना, एक शहर आता है कई बार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी बेटा? किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र की, यानी कि जो बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी की स्थापना करने वाला व्यक्ति ये था, है ना? तो पॉइंट बना के लिखना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने करी थी। पाटलिपुत्र को बेटा पढ़ते हैं तो 2 नदियों के संगम होता है पाटलिपुत्र में। एक सोन नदी, ये सहायक नदी है, और दूसरी है गंगा। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। यहां पर दोनों नदियों का क्या होता है बेटा? संगम होता है। दोनों नदियों का क्या होता है बेटा? यहां संगम होता है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में। इसका दूसरा और बहुत सारे नाम है, अगर इतिहास में जाओगे तो इसे पटना भी कहते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? पटना भी बोलते हैं इसको वर्तमान में, पाटलिपुत्र को। इससे पहले अभी जाएंगे तो क्या बोला गया? इससे पहले जाएंगे तो अलग अलग नामों से जाना जाता था। इससे पहले बुलंदी बाग भी आपको इतिहास में मिलेगा। क्या नाम था पटना का? बुलंदी बाग। ये भी नाम पटना का ही रहा है। लिख लेना, सारे नाम लिख लेना बेटा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी नामों को लिख लीजिएगा। ठीक है, गंगा जी की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है, उत्तरकाशी जिले से उत्तराखंड में होती है, 2525 किलोमीटर बहती है। और सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक का पठार, जो कि बॉक्साइट के उत्खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बॉक्साइट का उत्पादन होता है यहां से। मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक का पठार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में विस्तार है इसका। और एमपी के अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। ठीक है, वहां पर स्थित है। वहीं पर पंचमढ़ी नामक बहुत प्रसिद्ध स्थल है पर्यटकों के लिए। तो सोन और गंगा का संगम पाटलिपुत्र, पटना। और पटना पुराने टाइम पे बुलंदी बाग हुआ करता था। तो पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में। ये मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है, ये नोट कर लीजिएगा हर्यक वंश के विषय में। ठीक है, एक इनके दरबार में एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था, वो भी कई बार एग्जाम में आता है। डॉक्टर साहब का नाम और बता दूं मैं आपको, जीवक। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। जीवक जो प्रसिद्ध वैद्य था, जीवक प्रसिद्ध वैद्य था, किनके दरबार में रहता था ये प्रसिद्ध वैद्य? ये रहता था बिम्बसार के दरबार में रहता था, प्रसिद्ध वैद्य। इन्होंने दवाई करने के लिए, एक राजा था उज्जैन का, अवंती का राजा था, जिसका नाम था चंड प्रदोत। उसका मेडिसिन करने के लिए, उसके दवाई करने के लिए, उससे कोई दिक्कत हो गई थी, उसकी बीमारी को दूर करने के लिए इस डॉक्टर साहब को भेजा था, जीवक को। किसने भेजा था? बिम्बसार ने, जो कि मगध के राजा थे, हर्यक वंश के राजा थे। अवंती राज्य में भेजा था, ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। ठीक है, ये नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हर्यक वंश पर बेटा। कौन से वंश पर? हर्यक वंश पर। ठीक है, अब इसमें वैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, पारसी, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर। ये सभी टॉपिक हैं, लेकिन आजकल ये धर्मों से क्वेश्चन कम आते हैं बेटा। क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? मगध राज्य से, और सिकंदर के विषय में क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लास में इनके विषय में हम चर्चा करते हैं बेटा, है ना। देखते हैं फटाफट से कहां से हमें टॉपिक लेना है। तो टॉपिक है हमारा, यहां से शुरू होता है मगध राज्य का उत्कर्ष। कौन से राज्य का बेटा? मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, मगध राज्य का उत्कर्ष। सबसे पहला, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। ऐसा कहा जाता है इतिहास में, आप नोट करिएगा। मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था, मगध पे जो सबसे कोई पुराना वंश रहा, उसकी स्थापना करने वाला जो राजा था वो बृहद्रथ था। ठीक है, इसकी भी राजधानी कौन सी थी जो मैंने अभी बताई है? राजगृह। राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी बेटा। राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध नाम का एक उल्लेख मिलता है, जो कि बृहद्रथ का पुत्र था। यानी कि मगध पे कोई वंश रहा, एक सबसे पुराना वंश रहा, उसकी स्थापना किसने करी? उसकी स्थापना इन्होंने करी, बृहद्रथ ने। ठीक है, और राजधानी क्या थी? राजगृह। इसे देखिएगा, नोट करिएगा। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है बेटा?
पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, यहां से आगे आप देखिएगा क्वेश्चन यहां से आगे आता है बेटा। हर्यक वंश के संस्थापक मैंने अभी बताया कौन थे, बिंबिसार। मगध की गद्दी पर बैठते हैं 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना कौन करते हैं, बिंबिसार। कब करते हैं बेटा, 544 बीसी में, वर्ष लिखिएगा 544 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना की जाती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था वो इस वर्ष में, है ना। जो प्रमाणिक तथ्य है कि किसके हिसाब से ये वर्ष है बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से गद्दी पर बैठा था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा था। कौन से धर्म को मानता था, बुद्धिज्म को मानता था, बौद्ध धर्म मानता था। और पहला राजा था, पहला व्यक्ति था जिसने कौन सी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, स्थापित किया, मजबूत किया, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। अभी हमारे यहाँ महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यानी कि पुराना नाम इलाहाबाद था, उससे भी पुराना नाम अल्लाह का नगर था उसका, जो कि अकबर ने दिया हुआ नाम था। वर्तमान में प्रयागराज, जो कि हमारे मौर्य साम्राज्य को आप पढ़ोगे तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में इलाहाबाद का प्रयागराज नाम का उल्लेख है। खासतौर पर गुप्त साम्राज्य में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वहां पर मिलता है, समुद्रगुप्त का उससे उल्लेख मिलता है प्रयागराज का। ठीक है, कुंभ का मेला हो रहा है वहां पे, सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ी चीज है वहां पे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा, थोड़ी तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी घटना भी हो गई वहां पे, बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो क्या फेलियर हो गया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का फेलियर हो गया वहां पे। जिनके हाथों में प्रशासन था, उन्हें प्रबंध करना था, उन्हें मैनेजमेंट करना था। देश विदेशों से, पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने, अधिकारियों ने रिसर्च करी, उसके बाद कुंभ मेले का मैनेजमेंट चल रहा है, फिर भी फेलियर हो गया। तो सबसे पहले भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ध्यान किसने दिया, हर्यक वंश के इस व्यक्ति ने दिया, जिसका नाम बिंबिसार राजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। ये पॉइंट नोट करने बेटा, कौन से धर्म को अपनाता था, कौन से को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था बौद्ध धर्म का बेटा, बिंबिसार। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, अंग राज्य को जीत लिया था भाई साहब। 16 महाजनपदों में बेटा हम पढ़ेंगे तो अंग राज्य मिलता है हमें, जिसकी राजधानी बेटा हम पढ़ते हैं चंपा। जिसकी राजधानी क्या थी बेटा, चंपा। अंग राज्य की राजधानी चंपा हुआ करती थी, अंग राज्य की राजधानी चंपा हुआ करती थी। नोट करिएगा, 16 महाजनपदों में इसका उल्लेख हमें मिलता है देखने को। अंग राज्य की राजधानी बेटा क्या थी, चंपा। इसे जीत लिया। इसका राजा था ब्रह्मदत्त, इसको हराया। किसने हराया, बिंबिसार ने हराया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया। राजधानी किसे बनाया, राजगृह को। बिंबिसार ने राजगृह को क्या बनाया बेटा, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था बेटा, बिंबिसार ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था भाई साहब, 52 सालों तक शासन किया मेरे भाई, 52 ईयर्स। मगध राज्य पर बहुत लंबा शासन हो गया। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं सबसे लंबे समय तक किसने किया, तुगलक वंश के शासकों ने, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ते हैं हम, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं हम, है ना। इन लोगों ने मिलकर के 94 सालों तक दिल्ली पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तानों के शासनकाल के समय बेटा। ठीक है, अकेले बिंबिसार ने 52 साल तक किया हर्यक वंश में। नोट करिएगा अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। पूरा पढ़ाएंगे, पूरा ल्यूसेंट पढ़ाएंगे अच्छे से, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य, यहां महात्मा बुद्ध लिखा है, और अवंती के राजा के जहां भी भेजा था, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसकी सेवा में भेजा, महात्मा बुद्ध की भी सेवा में भेजा था। राजवैद्य का मतलब समझ रहे हैं, डॉक्टर साहब थे। जो राज्य था उनका, अपने राज्य के डॉक्टर साहब थे, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर साहब थे। बिंबिसार ने जीवक को भेजा। और देखिए आगे, अवंती के राजा, कौन सा राज्य, अवंती। अवंती बोले तो वर्तमान में बेटा उज्जैन लिख लेना, उज्जैन। यहां भगवान महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहां भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था। फिर जीवक गया था दवाई देने के लिए। भाई डॉक्टर का काम दवाई देना है, डॉक्टर साहब का काम क्या भाई, दवाई देना है।
डॉक्टर साहब का काम दवाई देना है। जैसे आपके गांव में होते हैं, शहरों में होते हैं, आपके जो ज्यादा नजदीकी डॉक्टर साहब होते हैं, तो गांव में क्या होता है, ग्रामीण भारत में आज भी जब ज्यादा दिक्कत हो, शहर नहीं जा सकते, तो डॉक्टर साहब को फोन करके बुला लेते हैं या किसी को भेज के बुला लेते हैं, है ना। तो ऐसा इन्होंने भी भेजा था भाई। डॉक्टर साहब की सेवाएं उस समय नहीं थी उन राज्यों में, तो महात्मा बुद्ध जी के यहाँ पे भेजा। उज्जैन के अवंती के राजा का नाम क्या था, प्रदोत, चंड प्रदोत पूरा नाम था, लिख लेना, ये राजा का नाम है बेटा। कौन से रोग से, पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, तब जीवक को भेजा था उनकी सेवा में। डॉक्टर साहब का काम सही करना, लोगों को स्वस्थ करना, शुश्रूषा के लिए भेजा था, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। अगला पॉइंट, बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब भाई इतिहास में हम पढ़ते हैं एक चीज कॉमन है, जितने राजाओं ने शादियां की हैं, आप मौर्य साम्राज्य में पढ़ लीजिए, गुप्त साम्राज्य में पढ़ लीजिए, आप किसी भी वंश में पढ़ लीजिए, जैसे दिल्ली सल्तनत में पढ़ लीजिए, मुगलों में पढ़ लीजिए, आप जिस भी बादशाह ने, सुल्तान ने, राजा ने शादी की तो राज्य का विस्तार किया। और बहुत सारे शासक ऐसे होते थे, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया उसके आक्रमण के डर से, उसकी ताकत के डर से, भय से, और अपना राज्य उन्हीं को समर्पित कर दिया कि भाई हमारा राज्य भी आपके राज्य में शामिल कर लीजिए संधि के तहत। तो वैवाहिक संबंध राज्यों के विस्तार को लेकर के हुए हैं बहुत सारे हमारे इतिहास में। तो यहां भी वैवाहिक संबंध जो शादी करता है, तो इसने कौन से राज्य को बेटा, कौशल राज्य। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी करी और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी करी तथा मद्र देश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी करी। अब बताओ, 3 ब्याह करे सा, कितने ब्याह करें, 3 ब्याह करें। उन 3 ब्याह करवे का राज्य का विस्तार कर दिया पूरे का। देखो, एक शादी करी है कौशल नरेश यानी कि कौशल के राजा प्रसेनजित थे, उनकी बहन मां कौशला से, किससे की है, महाकौशला से एक शादी। दूसरी वैशाली के चेटक की पुत्री, ये चेटक राजा थे, इनकी पुत्री चेलना से शादी करी है, दूसरी शादी बिंबिसार ने। 3 शादी कर रहे हैं साहब, ये राज्य का विस्तार करना है। जहां से शादी हो गई वो राज्य हमारा हो गया, अल्टीमेटली बात यह है। तथा मद्र यानी कि पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी करी। तीनों के नाम लिख लेना, ये 3 शादियां करी थी इन्होंने। किसने करी 3 शादियां, आपके 3 शादियां करता है साहब बिंबिसार। बिंबिसार क्या लिख लेना, 3 शादियां करता है साहब बिंबिसार। कितनी शादियां करता है बेटा, 3 शादियां, विस्तार करने के लिए, राज्य का विस्तार किया 3 शादियों के बाद, है ना। 3 शादी, कितनी शादी बेटा, 3 शादी लिख लेना ब्रैकेट में, कोष्टक में, राज्य का विस्तार किया जाता है। ठीक है, नोट करिएगा, मां कौशला, चेलना और क्षेमा, ये पत्नियों के नाम लिख लेना, शादी करता है और राज्य का विस्तार करता है। आगे देखिए, बिंबिसार की हत्या, अब हत्या हो गई साहब, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और यह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कृष्णनिक था। यह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था अजातशत्रु, और पिता किसे मानते थे, बौद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को मानते थे। 400 कौन सी वर्ष में, 93 बीसी में, 493 बीसी में भाई साहब, 493 बीसी में अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है ये व्यक्ति। अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है ये व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति बैठ रहा है भाई साहब, अजातशत्रु ने। समझ गए, गद्दी के लिए पापा की हत्या कर दी, पिता की हत्या कर दी गद्दी के लिए, गद्दी को प्राप्त करने के लिए, शासन को प्राप्त करने के लिए। कौन से शासन को, हर्यक वंश का शासन। कौन सा राज्य, मगध वाला राज्य। ठीक है, 493 में जो बैठ जाते हैं। और क्या नाम है इनका, उपनाम क्या, कृष्णनिक। जैन धर्म को मानते थे ये। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया बेटा। कितने सालों तक रहे ये, 32 वर्षों तक। अजातशत्रु ने सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी। वैशाली को इन्होंने भी जीता था बेटा, अपने सुयोग मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली को इन्होंने भी जीता। पापा जीत गए एक बार और एक बार इन्होंने जीत लिया, वैशाली को इन्होंने जीत लिया। ठीक है, जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार, जो जैन ग्रंथों में दे रखा है, किनसे लड़ाई कर रहे थे, ये लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार रथ मूसल यानी कि आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक गुलेल जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। यानी कि इन्होंने जब युद्ध किया लिच्छवियों से तो 2 हथियारों का इस्तेमाल किया। कितने हथियार बेटा, 2 हथियार बताए गए। एक रथ मूसल यानी कि आधुनिक जो टैंक हैं सेना के पास, ऐसा कह सकते हैं आप,
दूसरा महाशिला, महाशिला कंटक यानी कि गुलेल जैसे दो गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया साहब। ये लो, इन्होंने भी पिता की हत्या कर दी साहब। 461 बीसी में, ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदयन, समझ गए? मतलब पुत्र ने ही पिता की हत्या करी है गद्दी के लिए, पुत्र ने पिता की हत्या करी है। अब इन्होंने हत्या कर दी, उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गया। और उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वो जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर्स था। कौन से धर्म को मानता था बेटा? जैन धर्म। पाटलिग्राम वही पटना बनती है, यही आगे चल के क्या बनती है बेटा? पटना, बिहार की जो राजधानी है इस समय गंगा सोन के तट पर। पाटलिग्राम की स्थापना करी, जैन धर्म को मानता था उदयन। कौन मानता था बेटा? उदयन मानता था जैन धर्म को। आगे देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। अंतिम जो राजा था वो नागदशक, किसका पुत्र था? ये उदयन का। चौथे नंबर का, चौथे नंबर तक ये शासन है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। 3 तो ये थे, पहला कौन था? बिंबिसार था, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन और चौथा नागदशक। अंतिम राजा था नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध की गद्दी, अपदस्थ मतलब हटाना, हटा करके मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली बना दी थी। अब दूसरा वंश आ जाता है, यहां दूसरा वंश आ गया साहब, शिशुनाग वंश आ गया। नागदशक जो कि अंतिम शासक था हर्यक वंश का, उसके अमात्य, अमात्य मतलब वित्त मंत्री बोलते थे, है ना। शिशुनाग ने 412 में हटा दिया उसे और मगध की गद्दी पर कब्जा कर लिया। और शिशुनाग वंश, कौन से वंश की स्थापना कर दी? अपने नाम से ही शिशुनाग वंश की स्थापना करी। और राजधानी क्या बना दी इन्होंने? वैशाली। और इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह राजधानी थी इनकी, हर्यक वंश वालों की। ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ बेटा? कालाशोक हुआ। और राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। राजधानी फिर इन्होंने क्या बना दी? पाटलिपुत्र बना दी। अगले उत्तराधिकारी ने, शिशुनाग के बाद कौन आता है? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। अंतिम शासक इस वंश का कौन था बेटा? नंदीवर्धन था अंतिम शासक। एक पॉइंट नोट करना, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था वैशाली में। इनके समय दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था वैशाली में, है ना, कालाशोक के शासनकाल के समय। लिख लेना, ये पॉइंट यहां पे नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, पॉइंट बना के लिखना। दूसरी बौद्ध सभा आती है एग्जाम में बेटा। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन, दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? क्वेश्चंस तो यही आता है सबसे ज्यादा, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में होता है बेटा? कालाशोक के शासनकाल में होता है। और कहां पर होता है बेटा? जगह भी तो पूछी जाती है, वैशाली में होता है। वैशाली, वैशाली बेटा वर्तमान में कहां पे? बिहार में, माफ कीजिए, वैशाली वर्तमान में कहां पे? बिहार में, है ना, वैशाली में होता है। वर्तमान में कहां पे स्थित है ये जगह? बिहार में। ये पॉइंट नोट करिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिए, नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। अगला वंश कौन सा आता है? नंद वंश आता है मगध पर। अगला वंश नंद वंश, महापद नंद था। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश, मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। कौन से वंश की स्थापना कर दी जाती है? मौर्य वंश की स्थापना कर दी जाती है। और मौर्य वंश की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है बेटा। तो कितने वंश आते हैं? एक के बाद एक 4 वंशों के बारे में मैंने उल्लेख किया है। एक के बाद एक 4 वंशों के बारे में उल्लेख मैंने किया है। ये सिकंदर का टॉपिक है वैसे इसी में। इसे अलग से पढ़ा देंगे सिकंदर का, है ना। देखिए एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से वंशों का चर्चा करी है हमने मगध पर। एक बार आप ऐसे लिख लीजिए, मगध राज्य। ठीक है, मगध राज्य पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है देखिएगा। सबसे पहले कौन सा वंश आता है ना, आप ऐसे लिख लीजिएगा।
सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया? हर्यक वंश ने। ठीक है, सबसे पहला वंश जिसने शासन किया हर्यक वंश ने। दूसरा वंश कौन सा आता है? शिशुनाग वंश आता है। दूसरा कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, और शिशुनाग वंश के बाद तीसरा कौन सा वंश आता है बेटा? नंद वंश आता है। इसी पर शासन करता है। ये सभी वंश शासन कर रहे हैं इसी पे। और नंद वंश के बाद बेटा कौन सा वंश आता है लास्ट में? मौर्य वंश। मौर्य वंश आता है। इन वंशों ने कुल मिलाकर के मगध पर शासन किया है। इन सभी वंशों ने कहां पर शासन किया है? मगध पर शासन किया है। हर्यक वंश की स्थापना वाले तो व्यक्ति आपको याद रखने पड़ेंगे। बिंबिसार। किसने स्थापना करी बेटा? बिंबिसार ने स्थापना करी। शिशुनाग वंश की स्थापना इसी ने करी। इसके नाम से ही था ये वंश, शिशुनाग। ठीक है, आगे बात करेंगे। नंद वंश की स्थापना किसने करी? महापद नंद ने। महापदम नंद बोलते हैं वैसे। महापदम नंद ने स्थापना करी। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से। इनका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। पढ़ेंगे डिटेल में आगे। ठीक है, ये संस्थापक लोग हैं। इन सभी चारों वंशों ने मगध पर शासन किया। कहां पर? मगध पर। और मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा? राजगृह। मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी मेरे भाई? राजगृह हुआ करती थी। कोई दिक्कत शक समस्या यहां तक हो तो बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बेटा, इन वंशों ने शासन किया। अब दूसरी क्लास में मिलेंगे, सिकंदर के विषय में हम पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बस बताएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें। सभी को राधे राधे। अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखिए। नमस्कार।